नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी केंद्र के राहत पैकेज की खामियों की, दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल के प्लान की, जानेंगे कि क्या बीजेपी को नहीं है अपने कार्यकर्ताओं की दरकार, और बिहार महागठबंधन में क्यों छिड़ी है रार, और आखिर में बात एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस महीने 28 तारीख को होगा मन की बात कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों से मांगे सुझाव। पीएम ने जनता को अपने संदेश रिकॉर्ड करवाने के लिए एक नंबर भी किया जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। राज्य में 15,000 से ज्यादा लोगों को काम देने के लिए 4,000 करोड़ की बनाई जाएंगी 30 नई सड़कें। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए करना होगा लंबा इंतजार। जून में नहीं चलेगी दिल्ली मेट्रो। जुलाई में मौजूदा स्वास्थ्य हालात के आधार पर लिया जाएगा फैसला। मुंबई में अगले हफ्ते से फिर शुरू हो सकती है लोकल ट्रेन सेवा। शुरुआत में जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही दी जाएगी सुविधा। मुंबई लोकल को शुरू करने के लिए रेलवे ने राज्य सरकार से मांगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। यूपी बोर्ड 21 जून को जारी कर सकता है रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे अपना रिजल्ट। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मुसीबत से निकालने और आर्थिक हालात को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को विपक्ष के साथ उद्योग जगत ने भी नाकाफी बताया था और इस पैकेज में कई खामियों का भी जिक्र किया था। इसी बीच अब राहत पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य ने बड़ा बयान दिया है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के स्वास्थ्य हालात कब सुधरेंगे ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन आर्थिक हालात सुधारने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा के आर्थिक पैकेज का ऐलान जरूर किया है। सरकार को उम्मीद थी कि ये मौजूदा वक्त में काफी कारगर साबित होगा, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य हालात के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जारी 20.97 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक वर्चुअल संगोष्ठी में संबोधित करते हुए कहा, आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है। पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है। गोयल ने कहा कि ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने 20.97 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें आरबीआई के 8.01 लाख करोड़ रुपए के नकदी उपाय शामिल हैं। भारत की वृद्धि को पुनर्जीवित करने पर गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थायी परेशानी है। जब मानव पूंजी बरकरार रहती है तो वास्तविक मुसीबत के बाद तेजी से सुधार देखने को मिलता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के 500 अरब डॉलर के पार पहुंचने पर गोयल ने कहा कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार उधार के भंडार हैं। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निवेश आकर्षित करना है। अब आशिमा गोयल तो अपनी राय दे रही हैं, लेकिन सरकार आगे क्या कदम उठाती है जिससे आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके, ये देखना होगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, केंद्र सरकार जो राहत पैकेज लेकर आई उस पर विपक्ष लगातार कह रहा है कि राहत पैकेज में सुधार की जरूरत है, मगर सरकार ने विपक्ष की बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब विपक्ष की बात को पीएम के करीबी ही मानने लगे हैं कि आर्थिक पैकेज में कई खामियां हैं। अब सरकार ने विपक्ष की बात तो नहीं मानी, लेकिन क्या लगता है राजीव जी, पीएम अब अपनों की बात मानेंगे या नहीं? देखिए प्रिया, आशिमा गोयल ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में जिन खामियों का जिक्र किया है उनकी तरफ कांग्रेस भी पहले ध्यान सरकार का दिला चुकी है। कई अर्थशास्त्री भी ये कह चुके हैं कि अभी आर्थिक हालात पर जिस तरह का संकट है उसके लिए गरीबों को तत्काल नकद के रूप में मदद पहुंचाने की जरूरत है और साथ ही बाजार जिस मांग और पूर्ति के नियमों पर चलता है उसे बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारी भरकम राशि के साथ अगले कुछ सालों तक के लिए योजनाएं बनाने से पहले आज की स्थिति को सुधारने के लिए उद्योगों को तत्काल
मदद देनी चाहिए ताकि कारोबार गति पकड़े और लोगों को रोजगार मिले और बाजार में मांग और पूर्ति का सही समीकरण बैठे। लेकिन अर्थशास्त्रियों की ऐसी सलाहों को अनसुना करके मोदी सरकार अपने मन के फैसले ही करती आई है, ऐसा हम सब जानते हैं, देखते आए हैं। यह पहली बार नहीं है प्रिया कि जब आशिमा गोयल ने सरकार से जुड़े हुए फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फरवरी 2020 में, आपको याद होगा, कि बजट को निराशाजनक कहा था और अदूरदर्शी भी बताया था। साथ ही बजट में स्लो डाउन का जिक्र न होने पर भी आशिमा गोयल ने सवाल उठाया था, लेकिन सरकार ने तब भी उनकी राय को तवज्जो नहीं दी थी। अभी आशिमा गोयल ने राहत पैकेज की खामियों के साथ साथ शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजना लाने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का शहरी वर्जन हो सकता है, इसके जरिए शहर में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। खैर, आशिमा गोयल का मशविरा तो सही है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कितना ध्यान देगी ये कहना कठिन है प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में स्वास्थ्य मुसीबत दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है। लिहाजा आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। तो आखिर इस बैठक में क्या कुछ रहा खास और दिल्ली को मौजूदा मुसीबत से बाहर निकालने के लिए क्या है केंद्र और दिल्ली सरकार का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन आज जब दिल्ली मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी को लेकर डराने लगी है, तो अब दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर इस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस बैठक का फोकस दिल्ली में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत को फैलने से रोकने, टेस्टिंग बेहतर करने, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी, जिन्हें केंद्र सरकार ने मान लिया है। दिल्ली में बेड की कमी को देखते हुए मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का फैसला किया। ऐसा करने से दिल्ली में 8000 बेड बढ़ जाएंगे। ये कोच सभी सुविधाओं से लैस होंगे। जिन इलाकों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी। अगले 2 दिनों में टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। 6 दिन में टेस्टिंग बढ़ाकर 3 गुना की जाएगी। जिन इलाकों से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। छोटे अस्पतालों तक सही जानकारी पहुँचाने और दिशा निर्देशों के लिए एम्स में टेलीफोनिक गाइडलाइंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की कमेटी बनाई जाएगी। निजी अस्पतालों में 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो कल तक रिपोर्ट देगी। दिल्ली में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने के लिए केंद्र ने 5 वरिष्ठ अधिकारी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार को आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने का आश्वासन मिला है। तो दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य मुसीबत से निकलने की कोशिशों में जुटी हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि दूरी बनाए रखिए। अब दिल्ली वाले कितनी दूरी बनाएंगे ये देखना होगा, लेकिन बिहार बीजेपी ने जरूर दूरी बनानी शुरू कर दी है, और वो भी अपने ही कार्यकर्ताओं से। पहले बीजेपी दावा करती थी कि पार्टी में नेताओं से ज्यादा तवज्जो कार्यकर्ताओं को दी जाती है, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं रही, जिन्होंने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में माहौल चुनाव का हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के राज्य और प्रदेश कार्यालयों में हमेशा ही कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है। कार्यकर्ता अपने हर काम के लिए पार्टी दफ्तर का रुख करते हैं। पार्टी में दावा किया जाता है कि हमारे यहाँ नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है, मगर अब माहौल बदल चुका है। अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जी हाँ, डिजिटल रैली करने वाली पार्टी बीजेपी ने अपने प्रदेश दफ्तर में आम कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। पार्टी दफ्तर के बाहर बाकायदा नोटिस चिपका दिया गया है। दरअसल पटना के वीर चंद्र पटेल पथ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आज नोटिस लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश कार्यालय में एमपी एमएलए और पूर्व एमपी एमएलए और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी ही आ सकते हैं, लेकिन बाकी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से पहले टाइम फिक्स करके आना पड़ेगा। बीजेपी ऑफिस में सिर्फ नोटिस ही नहीं चस्पा हुआ, बल्कि गेट पर जंजीरों के सहारे ताला भी जड़ दिया गया है।
पार्टी दफ्तर में आज सिर्फ उन्हें ही एंट्री दी जा रही थी जिन्हें परमिशन मिली थी। ऐसे ढेर सारे बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं जिनके लिए हर रोज पार्टी कार्यालय जाकर बैठना सालों का रूटीन रहा है, लेकिन आज उन्हें भी रोक दिया गया। इससे कार्यकर्ताओं में भारी निराशा थी। आपको बता दें कि बीजेपी की स्थापना के बाद से ही पार्टी का दावा रहा है कि उनके कार्यालय के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक अगर पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, तो कार्यकर्ता बेरोक-टोक उनसे मिलते भी थे। लेकिन अब ये पार्टी डिजिटल हो गई है, लिहाजा कार्यकर्ताओं से भी शारीरिक दूरी बना ली गई है। अब बीजेपी की डिजिटल रैलियों ने जहां कार्यकर्ताओं की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं मुसीबत में इस वक्त बिहार महागठबंधन भी नजर आ रहा है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही एनडीए एकजुट नजर आ रहा हो, लेकिन महागठबंधन तो चुनाव के पहले रणनीति बनाने के बजाय आपसी मतभेद में ही उलझता दिख रहा है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया है जिससे ये तल्खियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक महागठबंधन में मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर सभी दल एक राय नहीं बना पा रहे हैं। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी काफी पहले ऐलान कर चुकी है कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने एक बयान में कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन के नहीं। आपको बता दें कि गठबंधन की बाकी पार्टियां आरएलएसपी, विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम पार्टी ने भी अभी तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा है। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर अभी गठबंधन में सहमति नहीं बनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी ने उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। हम लोगों के नेता सोनिया जी, राहुल गांधी हैं और जब हम उस स्थिति में आएंगे तो इस पर पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा कर कोई फैसला लिया जाएगा। झा ने कहा कि महागठबंधन के नेता पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मदन मोहन झा ने ये भी स्वीकार किया कि गठबंधन के बीच संवादहीनता की स्थिति है। अभी तक गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अब गठबंधन में जहां संवादहीनता और समन्वय की कमी दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को ही सीएम कैंडिडेट पेश किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साफ कर चुके हैं कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से सीएम कैंडिडेट होंगे। ऐसे में अब महागठबंधन में शुरू हुई ये तल्खियां खत्म होती हैं या नहीं, ये देखना होगा। अब चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में मची रार कब जाकर शांत होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अशांति तो आंध्र प्रदेश की सियासत में भी नजर आ रही है। जी हां, आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बदले की राजनीति की बात हो रही है। विपक्षी दल टीडीपी मौजूदा हालात पर जगन मोहन रेड्डी सरकार को विफल बता रही है, तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस सरकार भी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को घेरने से पीछे नहीं हट रही है, जिससे टीडीपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आंध्र प्रदेश की सियासत में क्यों आया उफान, इस रिपोर्ट में देखिए। आंध्र प्रदेश में जब से वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी मुश्किलों में नजर आ रही है। अब स्वास्थ्य मुसीबत के बीच भी सूबे का सियासी पारा काफी गरमाया हुआ है। जी हां, राज्य प्रशासन ने अनियमितता के आरोप में टीडीपी के 2 बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे कर दिया है, जिस पर टीडीपी ने आरोप लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार टीडीपी नेताओं से बदला लेने के लिए कदम उठा रही है। इधर वाईएसआर कांग्रेस के महासचिव विजय साई रेड्डी ने एक ट्वीट में दावा किया है कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू देश से भागने की फिराक में है। विजय साई रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने देश से फरार एक बिजनेसमैन से संपर्क किया है, जो भी लंदन में है। नायडू इस बिजनेसमैन से देश से भागने का बढ़िया उपाय जानना चाह रहे थे। वहीं वाईएसआरसीपी के चीफ व्हिप जी श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू अनियमितता मामले में अपना रोल उजागर होने की आशंका से डरे हुए हैं, इसलिए अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ हो रहे एक्शन पर विलाप कर रहे हैं। अब सूबे की सियासत टीडीपी नेताओं पर हो रहे एक्शन को लेकर गरमाई हुई है। ये सियासत आगे और क्या रंग दिखाती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव की। 30 जून के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। दरअसल सरकार ने जब पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़ी कई रियायतें जनता को दी गई थी, लेकिन अब जनता को मिली रियायतों की मियाद खत्म होने वाली है। आखिर 30 जून के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े कौन से नियम अब बदलने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
पूर्णबंदी के दौरान जनता की सहूलियत के मद्देनजर सरकार ने कई रियायतें दी थी। एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट से जुड़े नियमों में छूट भी दी थी, लेकिन ये छूट सिर्फ 3 महीने के लिए दी गई थी, जिसकी मियाद अब खत्म होने वाली है। सरकार से मिली रियायतों के बाद एटीएम कार्ड होल्डर्स को ये सुविधा मिली कि वो किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं और अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सरकार ने ये छूट अप्रैल, मई और जून के लिए दी थी और अब वित्त मंत्रालय और बैंकों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इन रियायतों के अलावा लोगों को सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से भी राहत दी गई थी। इससे पहले मेट्रो शहरों में एसबीआई सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम 3000 रुपए रखना अनिवार्य था। वहीं अर्ध शहरी इलाकों में 2000 और ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी था। मिनिमम बैलेंस न रखने पर एसबीआई ग्राहकों से 5 से 15 रुपए टैक्स वसूलता था। वहीं अगर एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों की बात करें तो आमतौर पर कोई भी बैंक 1 महीने में 5 बार फ्री लेन देन की सुविधा देता है। कई बैंकों के एटीएम के लिए ये लिमिट 3 बार की होती है। लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर बैंक ग्राहकों से 8 से 20 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं। अब 30 जून नजदीक है और सरकार की ओर से छूट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर सरकार आगे भी एटीएम ट्रांजैक्शन और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर कोई घोषणा नहीं करती है तो फिर 1 जुलाई से एक बार फिर यही पुराने नियम लागू हो जाएंगे। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।